नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और एंट्री हो चुकी है भाजपा में फिलहाल चाणक्य कहे जा रहे अमित शाह की। अमित शाह ने सीकर में रोड शो किया है और स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के पक्ष में माहौल बनाया है। और इससे पहले उन्होंने जयपुर में 5 लोकसभा क्लस्टर्स की बैठक ली है। और आज चर्चा करेंगे पार्लियामेंट कार्यक्रम में कि पार्लियामेंट के लिए होने वाले चुनावों के लिए, पहले चरण के चुनावों के लिए भाजपा ने क्या रोड मैप तैयार किया है। अमित शाह 2 दिन के लिए जयपुर के साथ ही जोधपुर में भी बड़े कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली है जयपुर में। और इसके बाद में अमित शाह जो है वो सीकर के अंदर रोड शो किया उन्होंने। और फिर सामाजिक कार्यक्रमों के, सामाजिक संगठनों की बैठक ली है। भाजपा ने अपना सेंट्रल जो उनका सिस्टम है, केंद्रीय उनके जो नेता है, केंद्रीय स्तर के, केंद्र सरकार के स्तर के बड़े नेता, केंद्रीय चुनाव समिति के स्तर के बड़े नेता, उन नेताओं की अब आमद शुरू कर दी है राजस्थान में, यानी कि बड़ा प्लान के साथ चल रहे। कांग्रेस में फिलहाल ये नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस का रुदन जो है वो जारी है कि इस बार 1500 करोड़ का इनकम टैक्स ने और मामला निकाल दिया है। तो कांग्रेस बनाम बीजेपी ये जो खेल है लोकसभा चुनाव में, इसमें क्या रहेगा, क्योंकि अमित शाह यहां से जोधपुर जाएंगे और जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत, जो उनके प्रिय पात्रों में से एक हैं राजनीतिक रूप से, गजेंद्र सिंह शेखावत जो देश के जल शक्ति मंत्री है, वो चुनाव लड़ रहे हैं करण सिंह उचियारडा के सामने। करण सिंह उचियारडा की जो पॉलिटिकल अपील्स हैं ज्यादातर भावुक और वही मारवाड़ी फटकारे जिस तरह के गोविंद सिंह डोटासरा देते हैं। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस में एक अथॉरिटी के स्तर पे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका एक अलग फैन फॉलोइंग है, ऐसे में चल जाता है। करण सिंह उचियारडा के जो फटकारे हैं उसमें क्या जनता के मुद्दे आएंगे। दूसरा, अभी जो भाजपा में भी कुछ चीजें ऐसी चल रही है जैसे कि वसुंधरा राजे की खामोशी से ज्यादा चर्चा का विषय है गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा वसुंधरा राजे पे खुले आरोप लगाना कि 13 से 18 के वक्त जब भाजपा की सरकार प्रदेश में थी, उसी वक्त के समय में वो सांसद थे, 14 में सांसद बने थे, उनके काम नहीं हुए, बाबू सिंह के भी काम नहीं हुए। इससे साफ है कि वसुंधरा राजे को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अब तय कर लिया है कि किनारे कर दिया जाना है और समय रहते ही कर दिया जाना है। लोकसभा चुनाव में इसका क्या फायदा नुकसान होगा, क्योंकि हाड़ौती में बड़ी अलग तरीके की चीजें चल रही है। वसुंधरा राजे जिनका जहां प्रभाव है, उनके बेटे फिलहाल 12 झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं इस सीट पे। मां बेटे उनकी वसुंधरा राजे लगातार सांसद रही है। 89 के बाद में 91 में बनी, 96 में, 98 में, 99 में, 2004 से वहां दुष्यंत सिंह सांसद हैं और दुष्यंत सिंह क्या 5वीं बार सांसद बनेंगे। अगर वो लगातार 5वीं बार बनते हैं तो एक अलग तरीके का रिकॉर्ड यहाँ कायम होगा। और तमाम चीजें देखने वाली हैं कि वसुंधरा राजे जिनका प्रभाव कोटा में है, कोटा में प्रहलाद गुंजल उनके सिपह सालार कांग्रेस में चले गए हैं। प्रहलाद गुंजल जो अलहदा अंदाज और शख्सियत के लिए पहचाने जाते हैं। शांति धारीवाल से उनकी रार, उनकी अदावत खुले में चौड़े आई है, बिल्कुल साफ स्तर पे चौड़े आई है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में जाने वाले नेता आपसी रार, ये केवल कोटा में नजर नहीं आई है, ये रार नजर आई है सीधे तौर पे चूरू में, राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवां के बीच। वहां राजस्थान के छात्र संघ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष जिनका नाम निर्मल चौधरी है, उन्होंने दारा सिंह एनकाउंटर का मामला उठाया है। दारा सिंह एनकाउंटर के बाद राजेंद्र राठौड़ को जेल जाना पड़ा था और कसवां परिवार के रिश्ते बिगड़े थे। लेकिन निर्मल चौधरी का यह कहना कि वो सजा दिलाएंगे, यह चीजें जो है वो अब उसको और अधिक पॉलिटिकल उन्माद की ओर जाने वाली स्थिति है चूरू में। हालांकि भाजपा का जो वहां प्रचार है, बिल्कुल देवेंद्र झाझड़िया जो कि दिव्यांग है और वो उसी हिसाब से चल रहे हैं, थोड़ा उनका प्रचार जो है वो गति पकड़ा है। लेकिन राहुल कसवां का जो स्वैग बना हुआ है वहां पे, उसमें अब हार्डकोरनेस वर्सेस सॉफ्ट कोर जो है इशू पे इलेक्शन जा रहा है चूरू में। और प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है वहां की राजनीति में। बीते करीब 33-34 साल से स्थापित 2 बड़े नेता, राम सिंह कसवां का पूरा परिवार और राजेंद्र राठौड़ अकेले, जो कि राजेंद्र राठौड़ इस बार चुनाव हार गए तारानगर से, क्या समीकरण रहता है। क्योंकि चूरू में राजेंद्र राठौड़ को हराने का जो ऐसा माना जाता है कि कसवां परिवार की ओर से तय 2013 में कर लिया था, क्योंकि उससे पहले, ठीक पहले दारा सिंह एनकाउंटर वाला मामला उठा था, शराब का मामला था, व्यवसाय वगैरह, अलग तरीके की कहानी। हालांकि कोर्ट ने दोष
मुक्त माना था आरोपियों को। ऐसे में निर्मल चौधरी का यह दावा कि वो सजा दिलाएंगे किस तरह मुकम्मल हो पाएगा, या यह जो दावा या यह जो डायलॉग है सिर्फ चुनावों तक या वोटों तक ही सीमित रह जाएगा? क्योंकि निर्मल चौधरी जो है वो छात्र राजनीति में क्या कहते हैं वो रहे हैं, मेन कोर पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स यानी स्टेटमेंटशिप की ओर कभी रहे नहीं है। लिहाजा वो यूनिवर्सिटी वाले डायलॉग जो है वो चूरू में कितने कामयाब होते हैं देखने वाली बात होगी। परंतु 2008 से 13 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी और उसी वक्त 2 आईपीएस अधिकारी और राजेंद्र राठौड़ को जेल जाना पड़ा था उस एनकाउंटर के मामले में। लेकिन बाद में कोर्ट में वो मामला सलट गया। उसी वक्त राम सिंह कसवा परिवार से राजेंद्र राठौड़ के रिश्ते अलग तरीके के होते हैं। उसी वक्त राजेंद्र राठौड़ और राम सिंह कसवा जो कि राम लक्ष्मण की जोड़ी थी वो अलग थलग पड़ती हैं। 13 में सादुलपुर, जहां से कसवा परिवार नाक का सवाल चुनाव लड़ते हैं, वहां से कसवा परिवार की कमला कसवा चुनाव हार जाती हैं 13 में। लेकिन 13 में उसी सादुलपुर से चुनाव जीत जाते हैं मनोज न्यांगली बसपा के। मनोज न्यांगली पे आरोप लगाता है दूसरा पक्ष के राजेंद्र राठौड़ के लिए काम करते हैं, राजेंद्र राठौड़ की बी टीम है। हालांकि हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि बसपा खुद चुनाव लड़ रही है, बसपा शिद्दत से चुनाव लड़ती रही है, ये सब आरोप झूठे हैं। ये बात मनोज न्यांगली की कहनी रही है, दूसरा पक्ष का इसी तरह के आरोप है। लेकिन 13 में राजेंद्र राठौड़ के साथ ये हुआ कि राजेंद्र राठौड़ के लिए कहा जा रहा था कि चुनाव जीतेंगे नहीं राजेंद्र राठौड़ चूरू से। चुनाव के दौरान बसपा के प्रत्याशी की मौत हो गई, चूरू विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी थे उनकी, और चुनाव पोस्टपोन हो गए। इस बीच भाजपा की 162 सीटें आ गई, 199 सीटों पे चुनाव हुआ। तो फिर राजेंद्र राठौड़ चूंकि सरकार आ चुकी थी, उपचुनाव जो चूरू में हुआ, बाद में लेटर ऑन चुनाव जो हुआ उसके अंदर राजेंद्र राठौड़ आसानी से जीत गए। 18 में भी कसवा परिवार की ओर से पूरा जोर लगाया गया क्योंकि बिगाड़ हो चुका था उस वक्त, और 18 में भी राजेंद्र राठौड़ जो है वो बड़ी मुश्किल से 1700-1800 वोटों से वो चुनाव जीते। तो यह माना जा रहा था कि चूरू जो विधानसभा सीट है इस पे राजेंद्र राठौड़ को हराने का प्रयास, और इस बार जो डिजाइन लंबे समय से तैयार की जा रही थी तो राजेंद्र राठौड़ को आशंका थी कि उनके खिलाफ कोई खेल हो सकता है। ऐसे में वो तारानगर मूव कर गए, लेकिन खेल यहाँ रुका नहीं। राहुल कसवा और उनके परिवार का जो सीधा सा आरोप राजेंद्र राठौड़ ने जयचंद वाले इशू और तमाम बिंदुओं को कहते हुए जो आरोप लगाए, वो आरोप जो है वो आगे आगे जाते जाते थोड़े से डीप गहरे होते गए। अब वो आरोप गहरे और अब फिर राजेंद्र राठौड़ का हार जाना, वो आरोप घावों में बदल गए, घाव गहरे हो गए। अब खुला मैदान है, खुली रार है, काका भतीजे की जंग है, कबड्डी में कोई काका नहीं है। ऐसे में चूरू में एक अलग तरीके का गर्माहट वाला उबाल है। पड़ोसी सीट नागौर पे भी खेल जो है वो गौर करने लायक है। हनुमान बेनीवाल जो है वो नाक पे दम किए हुए हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज भाजपा में आ चुके हैं। खुद ज्योति मुर्धा भी कांग्रेस से ही आई हैं, विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकी, अब सांसद की प्रत्याशी बनाई गई हैं। तो कांग्रेस में जो अलग अलग राइवल वाली विचारधारा, यानी मुकेश वाकर हनुमान बेनीवाल की नहीं बनती, महेंद्र चौधरी हनुमान बेनीवाल की नहीं बनती, रामनिवास गावड़िया हनुमान बेनीवाल की नहीं बनती, लेकिन अब ये एक कश्ती में सवार होकर कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन आरएलपी के साथ हैं और इस इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं हनुमान बेनीवाल जीतेंगी। यहाँ पे राजपूत समाज जो कि बीजेपी में मूल वोट बैंक माना जाता है वो मौन है, खामोश है, और कायम खानी समाज जो है वो यूनुस खान की वजह से जो बीजेपी में था 2018 के चुनाव 19 के चुनाव तक असमंजस में था, टिकट दिया गया था। लेकिन इस बार कायम खानी जो कि हार्डकोर मुस्लिम, अदर मुस्लिम की बजाय कायम खानी लिबरल मुस्लिम माना जाता है, तो वो सीधे तौर पे कांग्रेस गठबंधन की ओर जाने का अगर रहता है तो फिर भाजपा को यहाँ बड़ा झटका लग सकता है। और इस झटका लगने में बड़ी भूमिका मानी जा रही है नागौर के राजपूतों की, क्योंकि नागौर की सीट जो है वो मूलतः है अलग विचारधारा की रही है। 89 में जब नाथुराम मिर्धा और कल्याण सिंह कालवी साथ साथ होकर चुनाव लड़े तो प्रदेश में कांग्रेस साफ हो गई। 25 सीटें पहली बार कांग्रेस गंवा चुकी, उससे पहले 25 जीती थी 84 में शिवचरण माथुर की सदारत में। तो अब उसके बाद में मिर्धा की पोती और कल्याण सिंह कालवी के पोते दोनों ही भाजपा में एंट्री पाते हैं। एक का नाम ज्योति मिर्धा जिनको विधायक का टिकट दिया गया, और उधर भवानी सिंह कालवी
जिनको विधायक का टिकट नहीं देके स्टैंड बाई रखा गया, वो राजसमंद से टिकट मांग रहे थे लेकिन राजसमंद से भी टिकट नहीं दिया गया। भवानी सिंह कालवी इंटरनेशनल पोलो प्लेयर है और पोलो करियर छोड़ के वो भाजपा की राजनीति में आए। उन्हें स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेशन दोनों ही जगह मौका नहीं दिया गया। उनके पिता स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह जो है वो राजपूत समाज के बड़े नेता रहे हैं और सामाजिक रूप से सक्रिय रहे हैं। ऐसे में अब कालवी परिवार की सिंपैथी में खड़े हुआ राजपूत, जिसका एक बड़ा वोट बैंक है, उनको लगता है कि भाजपा की ओर से एक बड़ा छल किया गया है। तो ऐसे में दूसरा इशू ईडब्ल्यूएस का और तीसरा इशू जो है वो बसपा का प्रत्याशी राजपूत होने का है। तो भाजपा के वोट आज की तारीख में खिसक रहे हैं सीधे तौर पे। भाजपा कैसे मैनेज करती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि भवानी सिंह कालवी के समर्थकों से बात करें तो सीधा तौर पे लगता है कि भाजपा ने एक प्रतिभाशाली इंटरनेशनल प्लेयर को डंप कर दिया है और ये बड़ा प्लान वे में हुआ है। हालांकि भवानी सिंह कालवी और उनके जो परिवार के लोग हैं वो इससे इनकार करते हैं, बोले भाजपा में जाने का निर्णय अपना था, तमाम चीजें, लेकिन वोटों पे कैसे असर पड़ेगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जो है वो इस इलाके में अलग तरीके की पॉलिटिक्स, पुरानी जो हार्डकोर पॉलिटिक्स थी, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल होती थी, उस भाषा की एक परछाई हम देख सकते हैं जो रिचपाल मिर्धा बोलते हैं उसके अंदर, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, जिस तरह की भाषाई शुचिता बात हम करते हैं, लेकिन भाषा का स्तर जो है वो रिचपाल मिर्धा की जबानी सुनने को मिलता है। तो राजनीति कोई प्रहसन नहीं है, राजनीति कोई खेल नहीं है, वो हमारे और आपके तमाम तरह के व्यापार, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स, किसी भी तरीके के, उनको उनका नियंता है, उनके होने का आधार तय करती है पॉलिटिक्स। और अगर उस तय करने वालों में शब्दों का चयन इस तरह से है कि जिसमें माँ बहनों को, बेटियों को अगर इस तरह से संबोधित किया जाता है तो विचार करना चाहिए, वो कोई करे। हनुमान बेनीवाल पे आरोप लगते थे, लेकिन हनुमान बेनीवाल ये जो लड़ाई है शब्दों में, घटिया शब्द चयन की, मारवाड़ अलग तरीके के शब्दों के लिए पहचाना जाता है, तो इसमें हनुमान बेनीवाल किंचित पिछड़ते नजर आ रहे हैं। तो जो विजडम वाला वोटर है, जो वोटर सोचता है कि बुद्धिजीविता की बात होनी चाहिए, जो वोटर सोचता है कि शुचिता की बात होनी चाहिए, वो कहीं खड़ा है कि क्या करें, क्या सोचें और किस ओर जाएं, तो कौन खराब कौन, उनकी ओर जाया जाए। तो हनुमान बेनीवाल की ओर से भी जैसे कहा गया मायरा भर देंगे, और ये तो नागौर एक अलग तरह के उसमें सेगमेंट में है लोकसभा चुनाव में, पहले ही चरण में यहाँ चुनाव है। देखना है कांग्रेस कितनी शिद्दत से साथ खड़ी रहती है, साथ खड़ी है, वो खड़े रह के वोट भी देते हैं या नहीं। अगर देखा जाए, अपन जोधपुर की बात कर चुके हैं, अमित शाह का रोड शो है, कितना प्रभाव गजेंद्र सिंह के पक्ष में आता है, क्योंकि करण सिंह उचियाड़ा ने शुरुआती टेम्पो बहुत गजब का बनाया, लेकिन उसमें कुछ वो इश्यू ऑफ डेवलपमेंट एंड तमाम चीजें जो है वो करण सिंह उचियाड़ा की टीम का नजर नहीं आता। गजेंद्र सिंह शेखावत डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं, पहले सांसद जो मोदी सरकार में प्रभावी पद पे रहे हैं, पहले ऐसे सांसद रहे जिनका विरोध सबसे पहले शुरू हुआ पॉलिटिक्स, तो बहुत समय मिल गया गजेंद्र सिंह को इसे मैनेज करने में। और देखना ये पब्लिक क्या करती है, क्योंकि गजेंद्र सिंह पे बाहरी होने का आरोप लगा रहे हैं करण सिंह उचियाड़ा। दूसरी ओर अगर अपन बात करें पाली वाली सीट पे, तो जहां फिलहाल शांति है, संगीता बेनीवाल किस तरीके से अपने आप को वहां एग्जीक्यूट कर पाती हैं, और सामने पीपी चौधरी एक कद्दावर नेता है, सीरवी समाज के बड़े वोट हैं, ओबीसी का बिल्कुल सॉफ्ट जो कास्ट है सीरवी, उसका वोट है, उसके अलावा राजपूतों से अच्छा जुड़ाव है उनका। तो वही जाट वर्सेज अदर्स वाला कई जगह चल रहा है। ये खेल बाड़मेर में भी शुरू हुआ है, जिस तरीके से कैलाश चौधरी ने कहा कि प्रियंका चौधरी को जिताने के लिए फिर दीपक कड़वासरा, और ये तमाम चीजें जो अखबारों में छपी हैं, इन पे बात करनी बनती है। और जिस तरीके से हेमाराम चौधरी के शब्द, हालांकि उन्होंने माफी मांग ली, जिस तरीके से जैन समाज जो कि एक प्रभावशाली समाज रहा है, वो समाज जिसने कांग्रेस को जमाया बाड़मेर जिले में, उनको लेके, या तो मन में क्या है। मैं आपको बता दूं कि एक बार एक पुस्तक पढ़ रहा था रजनीश की, तो रजनीश कहते हैं कि बाहर वही आता है जो मन में होता है, ऐसा नहीं मुंह से निकल गया, निकलता वही है जो अंदर होता है। लेकिन ये कहीं भी आपके अवचेतन मन में छुपा हुआ हो सकता है। तो लेकिन पॉलिटिक्स में जनता अपनी राह चुन लेती है। हेमाराम चौधरी जो कि बड़ी शुचिता वाले नेता रहे हैं,
उन्होंने माफी मांगी, माफी मांग के जितना वो कंट्रोल नहीं कर पाए, रविंद्र सिंह भाटी उस पर डायलॉग देके कर गए, भाई हेमल राम जी को माफी मांगने की जरूरत नहीं थी, आदरणीय पिता तुल्य तमाम चीजें, मतलब मीडिया मैनेजमेंट गजब का रखते हैं रविंद्र सिंह भाटी। अब उम्मीदा राम बेनीवाल पे उम्मीदें टिकी हुई हैं, और कास्टिज्म का जो जहर घुला है बाड़मेर में, खास करके जहां नहीं था कभी। क्यों? क्योंकि रिफाइनरी आने के बाद पैसा आया, पॉलिटिशियंस के बाद में ठेके आए, लोगों को रोजगार देने की क्षमता आई, क्षमता छोड़िए, लोगों को रोजगार देने की अधिकारिता आई, क्षमता अच्छी बात है, लेकिन आपके पास अथॉरिटी आ जाती है कि आप कंपनियों पे दबाव बना सकते हैं, बसें किसकी चलेगी, तेल किसका यूज होगा, सोलर कौन चलाएगा, ये तमाम चीजें बाड़मेर में तो बड़े जाति समूह जो हैं, जिसकी डफली उसका राग, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह बाड़मेर में चलने लगा, तो वहां का चुनाव इन चीजों से प्रभावित होगा। जैसलमेर में सौर ऊर्जा, बाड़मेर में तेल की ऊर्जा, बालोतरा सिवाना में थोड़ी कम ऊर्जा, तो ये जो ऊर्जा है वो ऊर्जा यहाँ के अणुओं को कितना सक्रिय करेगी बाड़मेर जैसलमेर का, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी की एक एक चीज नोट की जा रही है कि रविंद्र सिंह भाटी जिस तरीके से नामांकन कुछ भर के और दिल्ली उड़ गए, तो चर्चा चली कि भाई रविंद्र क्या करने वाला है, दिल्ली से वापस आए तो फिर उन्होंने कहा 4 तारीख को नामांकन भरेंगे, मतलब जन आशीर्वाद और ये तमाम। तो अब खेल जो है वो बड़ा सक्रिय होने वाला है। इसी बीच भाजपा ने भी भीलवाड़ा में प्रत्याशी घोषित कर दिया दामोदर अग्रवाल को। भाजपा पे सुभाष बहेड़िया, जिनका वोट की जीत जो है वो 6 लाख के आसपास, राजस्थान की सबसे बड़ी जीत थी, लगातार 2 बार सांसद थे बहेड़िया, टिकट कट गया। जोनापुरिया का नहीं कटा, जिनकी आशंका थी टोंक सवाई माधोपुर में, बहेड़िया का कट गया, दामोदर अग्रवाल। यह भाजपा की सर्वाधिक सुरक्षित सीट मानी जाती है भीलवाड़ा। क्यों मानी जाती हैं, क्या कारण है, इस पे अपन एक विश्लेषण डिटेल में करेंगे। क्योंकि पहले कभी कांग्रेस की थी, मुझे याद है कि एक उपचुनाव हुआ था यहाँ पे, जहां लेफ्टिनेंट जनरल नथु सिंह जो थे चुनाव हार गए थे, जिन्होंने नेहरू को कह दिया था कि भाई प्रधानमंत्री तो किसी बाहर के ही होने चाहिए, जब नेहरू ने यह कहा आर्मी ऑफिसर्स को अनुभव नहीं है सदारत करने का। तो भीलवाड़ा उस मूड का है, कपड़े की नगरी है, आरएसएस का मिनी नागपुर कहलाता है। वहां भाजपा और सामने जो है वो सीपी जोशी, भाजपा वाले, कांग्रेस वाले नहीं, कांग्रेस वाले सॉरी भाजपा वाले सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से लड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले भीलवाड़ा से लड़ रहे हैं, सामने जो विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके। तो भीलवाड़ा में कुल मिला के तय हो चुका है कि कौन प्रत्याशी। भाजपा का गढ़ है, अलग तरीके का मामला है, वहां कई दिग्गज सल्टा दिए गए हैं, बहेड़िया भी सल्टा दिए गए। इससे पिछले विधानसभा के चुनाव में जो शाहपुरा नया जिला बना, वहां से कैलाश मेघवाल जहाज का सिंबल लेके खड़े हुए थे, लेकिन जहाज डूब गया उनको। युवा जो है वहां पे विधायक बने हैं लालाराम बैरवा। तो भीलवाड़ा जो आरएसएस का गढ़ माना जाता है, वहां से अब दामोदर अग्रवाल प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस ने राजसमंद में वही गुर्जर समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया है, सीपी जोशी को भीलवाड़ा, और जो भीलवाड़ा में जो प्रत्याशी थे उनको राजसमंद भेजा है। तो अब पहले चरण का चुनाव जो है वो अब अणु प्रज्वलित किए जा चुके हैं। कांग्रेस भी कह रही है भाई हम भी जयपुर से शुरू करेंगे मामला, यानी कि घोषणा पत्र जयपुर में डिक्लेयर किया जाएगा, सोनिया गांधी यहां आएंगी। तो कुल मिला के राजस्थान में अब जो है वो एक ठीक ठाक सा माहौल बनने लगा है लोकसभा चुनाव का। दिग्गज जो है वो डायलॉग मारा था ना गुंजल ने, रामधारी सिंह दिनकर वाला, कि अब याचना नहीं रण होगा और बहुत भीषण होगा। तो पॉलिटिकल रण जो है, पॉलिटिकल डायलॉग्स की जगह पॉलिटिकल रण वाली स्थिति है। जैसे अमेरिका में आमने सामने खड़े होते हैं लोग, मुद्दों पे बात करते हैं, यहाँ बात कर रहे हैं लोग सनातन की। कांग्रेस वाले अब ज्यादा होने की कोशिश कर रहे हैं सनातन की, हम ज्यादा दिखें, क्योंकि मुद्दा तो है ये राम मंदिर वाला। कांग्रेस की सभा जालोर सिरोही में हुई तो अशोक गहलोत का आप स्पीच सुनिए, जिसमें वो फासिज्म का आरोप लगाते हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह का नाम नहीं ले रहे, वो 2 लोगों की ओर इशारा करते हैं। सब उन्हें पता है कि बेटा चुनाव लड़ रहा है। अशोक गहलोत को मालूम है कि वैभव गहलोत का करियर निशाने पे है, तो लेकिन संयम लोढ़ा नाम ले रहे हैं। रतन देवासी क्या आने देंगे, तमाम चीजें, लोकसभा की सीटें जो है वो बड़ी गजब की फंसी हैं। जालोर सिरोही में वैभव गहलोत जो है वो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम, और आरोप लगाते हैं पिछले वाले सांसद ने कुछ नहीं किया। 15 साल सांसद रह गया, 10 साल सरकार रही थी और सरकार के मुखिया अशोक गहलोत थे।
तो जालवर सिरोही के पास सरकार से भी कुछ नहीं, सांसद से तो नहीं, तभी तो सांसद को जनता ने सल्टा दिया, सांसद को घर बिठा दिया उन्होंने। अब क्या? तो सारी चीजें अशोक गहलोत अपने स्पीच में लगातार कह रहे हैं भाई कांग्रेस जो है वो लोकतंत्र की स्थापना करना चाह रही है। उनका प्रत्येक स्पीच, इंदिरा गांधी का बलिदान, राजीव गांधी का बलिदान, अशोक गहलोत का पूरा भाषण जो है वो कुल मिला के इसी तरह से लबोलुआब से भरा रहता है कि खाते स्प्रीच कर दिए, तानाशाही है, फाशिस्ट ने। लेकिन आम जनता, उसको ईडी सीबीआई की कार्रवाइयों में मजा आ रहा है शायद। क्या कांग्रेस इसी बहाने से या इन मुद्दों से चुनाव जीत जाएगी? बड़ी बात है, क्योंकि भाजपा का जो अलग तरीके का एंगल है, भाजपा का अलग तरीके का जैसे रोड शो अमित शाह कर रहे हैं, इसके बाद दूसरे नेताओं की एंट्री भी, तो राजस्थान में रण जो है उसमें ऊर्जा जान फूंक दी गई है। अब वो 5 जन ने फूंका गया है, उसकी गूंज कितनी दूर तक जाती है और कांग्रेस इस गूंज को किस तरीके से बुना पाती है, क्योंकि बहुत सारी सीटों पे कांग्रेस मजबूत है। मसलन की वोटिंग शेयर के हिसाब से देखें तो बाड़मेर में मजबूत हैं, वोटिंग शेयर के लिहाज से देखें तो अलवर में मजबूत हैं, वोटिंग शेयर के लिहाज से देखें तो गंगानगर में मजबूत हैं, चूरू में मजबूत हैं, स्थिति विधायकों की संख्या के हिसाब से झुंझुनू में देखें। तो कुल मिला के राजस्थान का चुनाव अलग मूड, मोड और जोनर में जा रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।